हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे एनेस्थेसिया के बारे में। व्हाट इज एनेस्थेसिया एंड टाइप ऑफ एनेस्थेसिया के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। देन हम देखेंगे आपका स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया की कौन कौन सी आपकी स्टेजेस है। देन रोल ऑफ नर्सिंग इन एनेस्थेसिया, नर्सिंग का क्या रोल होता है एनेस्थेसिया में, एनेस्थेसिया देते समय। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एनेस्थेसिया रेफर टू द प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू रिलीव पेन, to prevent pain during surgery and other procedure. It can include various stages such as loss of sensation, muscles relaxation, loss of consciousness and memory loss. Anesthesia is essential for the performing many medical procedures that would otherwise be too painful or complex. All right. तो जो एनेस्थेसिया होते हैं, जो एनेस्थेसिया में जो भी मेडिसिन आते हैं, जो भी ड्रग आते हैं, उनको हम क्यों देते हैं? आपका सेंसेशन को लॉस करने के लिए, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए और पेन को लॉस करने के लिए, मेमोरी को लॉस करने के लिए समटाइम हम ये देते हैं। जब भी हमको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करनी होती है, जिस प्रोसीजर में हमको पेशेंट को पेनफुल प्रोसीजर होती है, जो भी प्रोसीजर में पेशेंट को एक्सेसिव पेन होने के चांस रहते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी हो गया, यानी प्रोसीजर हो गया जिसमें हम कट आउट करते हैं स्किन का, टिश्यू का ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें आपको क्या होता है? पेन होता है, आपको दर्द होता है। तो उसको लॉस करने के लिए, सेंसेशन को लॉस करने के लिए, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए और पेन लॉस के लिए जो भी हम मेडिकेशन, जो भी हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी हो गया या ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर, दैट इज द एनेस्थेसिया। ऑलराइट, इन सिंपल वर्ड एनेस्थेसिया वो होता है जो मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए, पेशेंट को शून्य करने के लिए, सेंसेशन को लॉस करने के लिए, पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, पेन को पेन के जो सेंसेशन है उसको ब्लॉक करने के लिए हम जो भी ड्रग देते हैं, जो भी मेडिकेशन देते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं आपके एनेस्थेसिया में बिफोर एनी प्रोसीजर और सर्जरी। राइट, अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से टाइप के एनेस्थेसिया होते हैं एज पर उनका एक्शन के अकॉर्डिंग, एज पर उनका पार्टिकुलर किस रीजन पे देना है, उनका पार्टिकुलर एक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग एनेस्थेसिया आ जाते हैं एज पर उनके वर्किंग मोड और एक्शन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो फर्स्ट वन आ जाता है आपका जनरल एनेस्थेसिया। सो व्हाट इज जनरल एनेस्थेसिया? जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है? जनरल एनेस्थेसिया रेंडर द पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस एंड अनएबल टू फील पेन during surgical procedure. It can administer in two primary ways. जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है? पेशेंट इसमें आपका अनकॉन्शियस एंड अनएबल टू फील पेन, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस होता है और अनएबल जो आपका पेन होता है, पेन को भी आपका पेशेंट फील नहीं कर पाता है। ये हम कब देते हैं? ड्यूरिंग सर्जिकल जो भी प्रोसीजर होती है उस समय हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसको भी हम दो प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका इनहेलेशन, सेकेंड टाइप आता है आपका इंट्रावीनस, जो कि ज्यादातर आपकी यूज होते हैं। राइट, इनहेलेशन, दीज आर द गैसेस। इनहेलेशन में भाई सिंपल सी बात है, हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर हम गैसेस का यूज करते हैं, गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड। ऑलराइट, किसको? गैसेस को और वोलेटाइल लिक्विड को हम यूज करते हैं, दैट आर वेपोराइज और इनहेलेशन, जो कि आपके वेपोराइज फॉर्म में हो सकते हैं या फिर आपके इनहेलेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि आइसोफ्लुरेन है ना, आइसोफ्लुरेन हो गया आपका, सेवोफ्लुरेन हो गया, डेसफ्लुरेन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड है ना। ये सारी जो गैसें होती है इसको हम एनेस्थेसिया के रूप में यूज करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपका आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट, नाइट्रस ऑक्साइड की आपकी गैस लाइन भी होती है, सेंट्रल लाइन होती है ऑपरेशन थिएटर में, शायद आपने यदि कभी देखा होगा तो। ऑलराइट, फिर आ जाता है आपका इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। इंट्रावीनस में जो रहते हैं हम उनको आईवी के थ्रू हम उनको वीनस में इंट्रोड्यूस करते हैं, आईवी हमको देना होता है। दिस आर द एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली इनटू द, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली आपके वेंस में हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट हम इनमें वीनस में इंसर्ट कर देते हैं, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम होती है उनमें। फॉर द रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया इंक्लूड, रैपिड इंडक्शन आपका इंक्लूड इसमें कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन प्रोपोफॉल, राइट, जो कि आपका ज्यादातर यूज होता है
सबसे ज्यादा प्रोपोफोल हो गया, देन इटोमाइड हो गया, इटोमाइडेट हो गया, कैटामाइन हो गया, बारबिट्रेट हो गया, एग्जाम्पल थायोपेंटिन है ना, थायोपेंटेल और अदर मेडिकेशन यूज ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया, राइट। तो जो मेन होते हैं ज्यादातर जो आपका यूज होता है प्रोपोफॉल यूज होता है और आपका कैटामाइन ज्यादा यूज होता है। उसके बाद हो गया आपका इटोमिडेट और फिर बारबिट्यूरेट, ऑलराइट। फिर आ जाता है आपका मसल्स रिलैक्सेंस, है ना। मसल्स रिलैक्सेंट वो होते हैं जो मसल्स को आपके रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, यूज टू रिलैक्स मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी, एग्जांपल सक्सिनाइल कोलिन, है ना, जिसका भी आपका यूज होता है, और रॉक्यूरोनियम, राइट। कौन कौन से, सक्सिनाइल कोलिन और रॉक्यूरोनियम, जो कि आपके मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं, ऑलराइट। फिर एनाल्जेसिक जो कि आपकी पेन रिलीफ पेन किलर ड्रग्स आती हैं, जैसे पेन रिलीफ मेडिकेशन सच एज फेंटेनिल और मोर्फिन, है ना, मॉर्फाइन और फेंटेनिल का आपका यूज होता है जो कि आपकी पेन किलर होती है। देन अदर आ जाती हैं आपकी एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, जो एंटी एंजाइटी जो होगी आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करती है, टू रिड्यूस बिफोर सर्जरी ना, इनको हम कब बिफोर सर्जरी के इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपकी एंजाइटी जो है, अब क्या होता है पेशेंट कोई भी रहते हैं, उनके मेंबर रहते हैं फैमिली मेंबर, उनको एक एंजाइटी एक टेंशन होती है आपको सर्जरी से रिलेटेड कि भाई कैसी सर्जरी होगी, क्या होगा, रिकवर हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कितना पैसे का खर्च आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें उनको टेंशन होती है, तो उसके लिए हम मिडाजोलम का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी सेडेटिव या फिर आपकी एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होती है। फिर देन आ जाता है आपका लोकल एनेस्थेसिया, अभी हमने यहाँ पर बात की जनरल एनेस्थेसिया के बारे में, देन आपका सेकंड टाइप आता है लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया, सो व्हाट इज लोकल एनेस्थेसिया? Local anesthesia numb a specific part of the body, allowing minor surgical procedure to be performed without the patient feeling pain. It is often used in the dental procedure, minor skin surgeries, and biopsies. Common local anesthetic include, okay. तो लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है? जैसे कि हमको किसी भी लोकल पार्टिकुलर एक पार्ट को नम करना है, स्पेसिफिक जो आपका पार्ट होता है उसको आपको सुन्न करना है, राइट। तो उस जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपका छोटा मोटा सर्जरी है तो उस जगह पर ये क्या करता है, पेशेंट आपका कॉन्शियस रहता है, बस पार्टिकुलर जो पार्ट होता है वहां पर जो आपका फीलिंग है, पेन का आपका जो सेंसेशन है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो ज्यादा हम किस में कर सकते हैं, माइनर आपका कोई भी कट आउट हुआ है, आपका कोई भी इंसिजन हुआ है, वहां पर आपको स्टिचेस देना है, या माइनर आपका कोई भी प्रोसीजर है, उसके लिए आप पार्टिकुलर पार्ट को नंब करने के लिए, सून करने के लिए यूज कर सकते हो। डेंटल प्रोसीजर में कर सकते हो, माइनर सर्जरीज हो रही है उसके लिए आप कर सकते हो, बायोप्सी सैंपल ले रहे हो उसके लिए कर सकते हो, और आप जब स्टिचेस लगाते हो सर्जिकल इंसिजन के दौरान तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, ओके। तो इसमें आपका कौन कौन सा आता है, लीडोकेन ना, लीडोकेन जाइलोकेन के नाम से इंजेक्शन आता है, 2% आता है आपका 4%, राइट। तो आपका लीडोकेन जाइलोकेन आ जाता है। फिर दूसरा आता है आपका ब्यूपीबेकैन, है ना, और मैपीबेकैन, राइट। तो लीडोकेन का ज्यादातर यूज होता है हॉस्पिटल में, लीडोकेन लिग्नोकेन, राइट। तो लीडोकेन, ब्यूपीबेकैन और मैपीबेकैन। फिर देन हम बात करेंगे रीजनल एनेस्थेसिया के बारे में। सो व्हाट इज रीजनल एनेस्थेसिया? अभी हमने जनरल और लोकल के बारे में बात करा, देन वी आर टॉक अबाउट द रीजनल एनेस्थेसिया। नाउ वी कैन सी रीजनल एनेस्थेसिया। रीजनल anesthesia block pain in larger part of the body such as arm, leg or the lower half of the body. Type of regional anesthesia include, okay. रीजनल एनेस्थेसिया पार्टिकुलर रीजन जो होता है उस रीजन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, उस पार्ट्स के लिए। जैसे कि आपका ये क्या होता है, रीजनल एनेस्थेसिया ब्लॉक ए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे आपकी बॉडी का जो भी लार्ज पार्ट है ये उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। जैसे कि हो गया आपका सच है, जैसे आपका आर्म हो गया, लेग हो गया आपका, राइट, और लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी आपको दोनों लेग को नम करना है, सून करना है, उस समय भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इंक्लूड कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? फर्स्ट आ जाता है स्पाइनल एनेस्थेसिया,
जिसको आप आपकी स्पाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पाइन में आप इंसर्ट करते हो, इंजेक्ट करते हो। एनेस्थेटिक इज इंजेक्ट इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो आपकी स्पाइन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है लोअर बैक में, वहां पर आप एनेस्थेसिया को इंट्रोड्यूस कर देते हो, इंजेक्ट करते हो इन द लोअर बैक, नंबिंग द हाफ ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, आपके हाफ ऑफ द बॉडी को नंब कर देता है, सुन कर देता है। फिर देन आ जाता है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। Anesthetic is injected into the epidural space around the spinal cord, often used during childbirth. राइट, ये जो होता है आपको एपिड्यूरियल रीजन पे आप इसको इंजेक्ट करते हो, एपिड्यूरियल आपका स्पेस में, राइट, आपकी वर्टिब्रल स्पेस में। इसका आप यूज कब होता है, अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो रीजन होता है वहां पर। ऑफन यूज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसका यूज हम कब करते हैं, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय हम इसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, राइट। जब हमको लेबर जनरल आपका बर्थ हो रहा हो, लेबर आपकी डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी, उस समय पर हम इसका यूज करते हैं, जिससे कि जो पेल्विक रीजन का जो पूरा होता है इसको भी साथ ही साथ नम करता है। ऑलराइट, फिर देना जाएगा आपका सी, नर्व फिल्ट्रेशन। नर्व फिल्ट्रेशन में क्या आएगा, एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड अराउंड द स्पेसिफिक नर्व टू नंब ए स्मॉलर एरिया। ओके, तो नर्व इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड अराउंड द नर्व, ना जो आपकी नर्व होती है उसके आसपास इसको हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, नर्व के अराउंड आसपास हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं। एनेस्थेटिक इज इंजेक्ट अराउंड द स्पेसिफिक नर्व टू नंब ए स्मॉलर एरिया, जो आपका स्मॉलर एरिया होता है उस एरिया को हमको यहाँ पर क्या करना होता है, नंब करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं, राइट। देन आ जाता है सरफेस और टॉपिकल एनेस्थेसिया। सरफेस और टॉपिकल एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू द नंब ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस और जो लोकल आपका एनेस्थेसिया होता है उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्किन सरफेस पर हम उसको अप्लाई करते हैं, या हम उसको जो आपकी स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उस रीजन पर उस सरफेस को नंब करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ये आपका स्प्रे के फॉर्म में आता है टॉपिकल एनेस्थेसिया, जिसको हम लिडोकैन भी इसमें आता है, लिग्नोकैन, शाइलोकैन, जिसको हम 2% 4% आता है, जिसको हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया की आपकी कौन कौन सी स्टेजेस होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट आ जाती है आपकी एनाल्जेसिया स्टेज। The patient experience pain relief but remain conscious. They may feel sense of euphoria. Okay, तो इस जो स्टेज होती है यहाँ पर आपका जो पेशेंट है वो कैसा, आपका पेशेंट कॉन्शियस रहता है, बट उसका जो पेन है, पेन का एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, पेन उसको रिलीफ हो जाता है, उसको पेन नहीं होता है, बट पेशेंट आपका कॉन्शियस रहता है और वो आपके इमोशंस वगैरह को फील कर सकता है ना। ओके, फिर एक्साइटमेंट स्टेज। द पेशेंट में एक्सपीरियंस डिलीरियम, इरेगुलर ब्रीथिंग एंड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। दिस स्टेज इज यूजुअली ब्रीफ। दूसरी जो स्टेज आती है वो आपकी स्टेज कौन सी होती है, स्टेज में आपका जो पेशेंट होता है, पेशेंट आपका एक्सपीरियंस करता है डिलीरियम, इरेगुलर ब्रीथिंग, यहाँ पर पेशेंट को डिलीरियम होने लगता है, इरेगुलर ब्रीथिंग होने लगती है इस स्टेज पर आने के बाद, एंड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, जो मूवमेंट वो भी पेशेंट का इनवॉल्यूंटरी, अपनी अनिच्छिक मूवमेंट यहाँ पर होने लगता है। दिस स्टेज यूजुअली ब्रीफ स्टेज होती है, थोड़ी सी ब्रीफ होती है। फिर आता है सर्जिकल एनेस्थेसिया, थर्ड स्टेज होती है। द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस विथ रेगुलर ब्रीथिंग। इस स्टेज पर आकर के क्या होता है, थर्ड स्टेज में पेशेंट आपका फुली अनकॉन्शियस हो जाता है और ब्रीथिंग जो है उसकी वो रेगुलर चलते रहती है, पेशेंट का पेन का सेंसेशन नहीं होता है। दिस स्टेज इज डिजायर स्टेज फॉर द मोस्ट सर्जरीज। ये जो स्टेज होती है ये आपकी एक जरूरी स्टेज होती है, डिजायर स्टेज होती है, मोस्ट ऑफ द सर्जरी के लिए इस स्टेज की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत यहाँ पर होती है, राइट। देन नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका मेड्यूलरी पैरालिसिस। कौन सा, मेड्यूलरी पैरालिसिस। एन ओवरडोज ऑफ द एनेस्थेसिया लीड टू सर्व ब्रेन
स्टीम डिप्रेशन रिजल्टिंग इन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड मस्ट बी अवॉइडेड। ओके, तो मेडुलरी पैरालिसिस में क्या होता है, एंड ओवरड्यूज ऑफ एनेस्थेसिया, इसमें क्या होता है आपका ओवरड्यूज होना एनेस्थेसिया लीड टू सीवियर ब्रेन स्टीम डिप्रेशन, इसकी वजह से क्या होता है आपको सीवियर ब्रेन स्टीम डिप्रेशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, साथ ही साथ आपको रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी होने के चांसेस रहते हैं। दिस स्टेज इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड मस्ट बी अवॉइडेड, ये जो स्टेज होती है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यहाँ पर आपके पेशेंट की जान भी जा सकती है, बहुत ही डेंजरस आपकी ये स्टेजेस होती है, तो इस स्टेज तक पेशेंट को नहीं आना चाहिए। ओवरड्यूज कभी भी आपके एनेस्थेसिया का नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से पेशेंट आपका सीवियर ब्रेन स्टीम डिप्रेशन में जाता है और रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी उसको इवन हो सकता है। दिस स्टेज इज लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ के लिए बहुत खतरनाक स्टेज होती है। एनेस्थेटिक एजेंट, कौन कौन से एजेंट आते हैं जिसमें, जैसे कि हमने अभी भी देखा है, एनेस्थेटिक एजेंट आर सब्सटेंस यूज इंड्यूस एनेस्थेसिया इंक्लूडिंग, जैसे कि इनहेलेशन एजेंट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके आइसोफ्लूरेन, सीबोफ्लूरेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये किस में आते हैं इनहेलेशन में, मतलब इनको आप इनहेल कर सकते हो, या तो आप गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं या फिर आपके लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। ओके, फिर आ जाता है इंट्रावीनस एजेंट में से प्रोपोफोल हो गया, कैटामाइन हो गया, इटोमीडेट हो गया, है ना, इटोमाइडेट, राइट। फिर आ जाता है आपका लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक में कौन सा आता है आपका लिडोकैन, ब्यूपीवेकेन, ब्यूपीवेकेन और लिडोकैन, ऑलराइट। तो ज्यादातर लिग्नोकैन लिडोकैन का आपका यूज होता है, जाइलोकैन सुना होगा, प्रोपोफॉल का होता है जो कि वाइट कलर का होता है, आपके बाइल के अंदर आता है, इटोमाइडेट का भी आपका यूज होता है, इधर आपका नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, आइसोफ्लूरेन का भी हम यूज करते हैं। ओके, इंट्रावीनस और देन आपका इंट्रावीनस का ज्यादा यूज होता है और जनरल एनेस्थेसिया का लोकल का भी एज पर कंडीशन हम इनको यूज करते हैं कि भाई पेशेंट को कौन सा पेशेंट है, उसको कौन सी सर्जरी होनी, क्या पेशेंट की कंडीशन है, इस पर हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ द नर्सेस इन एनेस्थेसिया, नर्सिंग का आपके एनेस्थेसिया के ड्यूरिंग क्या रोल होता है, क्या इनका वर्क होता है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, नर्सिंग को एनेस्थेसिया देने के पहले पेशेंट को कंप्लीटली असेसमेंट करना होता है, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, करंट मेडिकेशन पेशेंट को क्या चल रहा है ना, ताकि पेशेंट को सेफ्टी रहे, पेशेंट को ऑलरेडी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज वगैरह तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी होती है, फिजिकल फिटनेस आपको लेना होता है एनेस्थेसिया और सर्जरी के प्रायोर। ऑलराइट, फिर प्रिपरेशन में क्या क्या तैयारी करनी होती है, preparing the necessary equipment and medication and ensuring the patient is properly positioned. Okay, preparing the necessary equipment and medication, जो भी आपके प्रिपरेशन करना है आपको, necessary equipment है, जो भी medication है उनको आपको प्रिपेयर करना है, एंड एंश्योर करना है आपको पेशेंट आपका प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए एज पर डिजायर टू द सर्जिकल प्रोसीजर। ऑलराइट, फिर मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द पेशेंट वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन को आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, लेवल द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल क्या है वो भी आपको चेक करते रहना है, ऑब्जर्व आपको करना है, एंड पेन लेवल ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनेस्थेसिया, है ना, एनेस्थेसिया के टाइम पर या एनेस्थेसिया के बाद उसको पेन का सेंसेशन कितना हो रहा है, पेन का लेवल क्या है वो आपको चेक करना है, यदि आपको लग रहा है पेशेंट को पेन हो रहा है तो वापस से आप एनेस्थेसिया का अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, और सपोर्ट, देन नेक्स्ट आ जाएगा प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली, पेशेंट को और उनकी फैमिली को भी इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्थ टीचिंग नर्सिंग को देना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आ जाता है, रिकवरी फेज में आपको चेक करना होता है कि पेशेंट का पेन मैनेज करना होता है आपको, और पेशेंट की रिकवरी चेक करना होता है, जिस भी जगह पर आपका सर्जरी हुई है उससे रिलेटेड कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, उसका रिकवरी रेशियो क्या है, कितना आपका मेडिसिन रिकवर कर रही, बहुत सारी चीजें आपको चेक करना होता है, अदर कोई ड्रेसिंग वगैरह है तो वो भी आपको करना होता है।
ऑलराइट। पेशेंट को कंफर्ट एंड सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड करना होता है, वाइटल मॉनिटर करना होता है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर एनेस्थीसिया के बारे में देखा। व्हाट इज द एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया आपका क्या है? एनेस्थीसिया वो ड्रग, वो मेडिसिन होती है जो पेशेंट को रिलैक्सेशन के लिए, पेन को ब्लॉक करने के लिए, सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए दीज आती हैं, पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए दीज आती हैं। दीज आर द एनेस्थेटिक एजेंट। ये आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया में रीजनल हो गया, आपका लोकल हो गया, और जनरल एनेस्थीसिया आपका यहाँ पर हो सकता है। एज पर पेशेंट की कंडीशन हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की डायग्नोसिस और के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कौन सा रिक्वायरमेंट होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं, वो एनेस्थीसिया हम इंट्रोड्यूस करते हैं। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में हमने यहाँ पर 4 स्टेजेस देखा। इसमें अलग अलग आपकी स्टेज होती है। जो डिजायर्ड रिक्वायर्ड होती है वो थर्ड स्टेप जो होती है, जिसमें पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो जाता है, सेंसेशन लॉस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सर्जरी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेजर सर्जरीज में। ऑलराइट। और पेशेंट का ब्रीथिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी नॉर्मल चलती रहती है। फिर नर्सिंग का क्या क्या रोल होता है उसके बारे में यहाँ पर हमने जाना। ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।